नमस्कार, कैसे हैं आप सब और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर हैं तो उनका मैसेज आया है कि मैम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं मिल रहा है। तो आपकी बिल्कुल सही बात है, जब मैं पार्ट डिवाइड कर देती हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। और इसी चक्कर में मैंने जो इसका जो रिकॉर्ड किया था और इसी चक्कर में वो मैंने बिना अपलोड करे ही डिलीट भी कर दिया। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये मैं फिर से कराऊंगी और ये बिल्कुल मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये है यूसीजी नेट परीक्षा दिसंबर 2005 का पेपर। तो आज इसी के प्रश्न और इसी की व्याख्या हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरत ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने, भामा ने। तो जो इसका आंसर है वो बी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो देख लेते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो है वो गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। वार्ता साहित्य की गद्य रचना। ये जो रचनाएं हैं, ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये किसमें है? यह गद्य में रचित है। और गोकुलनाथ के ग्रंथ हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके अंतर्गत उनका परिचय दिया गया है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। चौथा प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो जो आल्हा है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। परमाल रासों में आल्हा खंड है। आल्हा बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। कई बार इसके क्षेत्र भी पूछ लिए जाते हैं। बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों के रचयिता हैं जगनिक, नरपति नालय, चंद्रबरदाई, शारंगधर। तो बीसल देव रासों के जो रचनाकार है वो नरपति नालय हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जगनिक का जो ग्रंथ है वो परमाल रासो है और 13वीं सदी की रचना है। नरपति नालय का है बीसलदेव रासो और 1212 ईस्वी में है। चंद बरदाई का है पृथ्वीराज रासो और 1343 ईस्वी में है। शारंगधर का है हमीर रासो और 1357 ईस्वी की रचना है। अब देख लेते हैं छठे प्रश्न को। इंदु ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? तो इसका जो आंसर है वो है गारसदा तासी। इस दीवार द लिटरेचर इंदु ए हिंदुस्तानी 1839 से 1847 2 भाग प्रकाशित गारसदा तासी की फ्रेंच भाषा में रचित रचना है। अब देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जगदीश गुप्त। तो जो ये पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर इनकी पंक्ति दी गई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा 1932 की पंक्ति है। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सियाराम शरण गुप्त, यहाँ पर इनका जन्म निधन वर्ष दिया गया है। मैं अछूत हूँ मुझे कौन मंदिर में जाने देगा? मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते। हरिओद, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। जगदीश
गुप्त। अपनों पर क्या कोई ऐसे हंसता है, मेरे मन को रहकर संशय डसता है। 12वां प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे 1905 ईस्वी बालमुकुंद गुप्त का व्यंग्यात्मक निबंध है, जो भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। किस में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। अब देख लेते हैं 13वें प्रश्न को। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी और अंतराल। देश विभाजन को लेकर जो लिखा गया उपन्यास है वो है झूठा सच। झूठा सच 1958 से 1960 ईस्वी, क्योंकि इसके 2 भाग हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 सन दिए गए हैं। यशपाल का उपन्यास है ये उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इस उपन्यास के 2 भाग हैं। प्रथम खंड जो है वो 1958 में प्रकाशित हुआ था, वतन और देश। द्वितीय खंड जो है वो 1960 में प्रकाशित हुआ था और जिसका नाम है देश और भविष्य। 14वां प्रश्न है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। राजश्री भी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये जो चारों नाटक हैं यह जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। यहाँ पर ये नाटक दिए गए हैं और इनमें कौन कौन से जो पात्र हैं, जो प्रमुख पात्र हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो राजश्री है वो 1915 का नाटक है और इसके जो मुख्य पुरुष पात्र है वो है गृहवर्मन। स्त्री पात्र है राजश्री। चंद्रगुप्त जो नाटक है वो 1931 में प्रकाशित हुआ और इसके जो पुरुष पात्र हैं वो है चाणक्य, चंद्रगुप्त, शक्टार, आभीक, सेल्यूकस, सिहिरन, वररुचि और स्कंदगुप्त। अब देख लेते हैं स्कंदगुप्त को। जो स्कंदगुप्त नाटक है वो 1928 की रचना है और इसके जो पुरुष पात्र हैं वो है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा, धातुसेन, भट्टार्क, मुदगल और पृथ्वीसेन। और एक नाटक है इनका ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 की रचना है। इसके पुरुष पात्र जो हैं वो हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल और मिहिर सेन। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्तांत है? चिड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। तो जो इसमें यात्रा वृत्तांत है वो है चिड़ों पर चांदनी। चिड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा का यूरोप से संबंधित यात्रा वृत्तांत है। जो चिड़ों पर चांदनी है वो किससे संबंधित यात्रा वृत्तांत है? तो यूरोप से संबंधित यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर रचना दी गई है और यहाँ पर इनकी विधा दी गई है और यहाँ पर रचयिता है। चिड़ों पर चांदनी 1964 यात्रा वृत्तांत है और किसका है? निर्मल वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है और किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। अपनी खबर आत्मकथा है और किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। और पथ के साथी 1956 की रचना है और रेखा चित्र है किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। अब देख लेते हैं 16वें प्रश्न को। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर क्षोत्रिय, ज्ञान रंजन। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के जो संपादक हैं वो है रविंद्र कालिया। नया ज्ञानोदय 2002 मासिक पत्रिका दिल्ली से निकलती थी जिसके संपादक रविंद्र कालिया हैं। यहाँ पर संपादक दिए गए हैं, यहाँ पर पत्रिका है और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष और यहाँ पर प्रकाशन स्थल दिया गया है। रविंद्र कालिया नया ज्ञानोदय 2002 दिल्ली से प्रकाशित होती थी। प्रभाकर क्षोत्रिय
वागार्थ जो कि मासिक पत्रिका थी 1995 में कलकत्ता से निकलती थी। ज्ञान रंजन पहल त्रैमासिक पत्रिका थी और 1960 में जयपुर से निकलती थी। 17वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, एर्नाकुलम। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1915 का मुख्यालय चेन्नई में है। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा थे जो उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। अगला जो प्रश्न है वो है व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो इसका जो व्यंजना शक्ति का जो कार्य है वो है डी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति, इसका कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। 19वां प्रश्न है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा, लेविस, फुकुयामा या ग्रामशी। तो विखंडनवाद के जो प्रवर्तक हैं वो जोक देरिदा हैं। विखंडनवाद के प्रवर्तक का नाम जैक देरिदा है, जो फ्रांस के दार्शनिक, भाषाविद और आलोचक हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, काव्य में नरव्यक्तिगत के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? कोलरिज ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, टी.एस. एलियट ने, आई.ए. रिचर्ड्स ने। तो काव्य में नरव्यक्तिगत की रचना जो की है वो है टी.एस. एलियट ने की है। यहाँ पर प्रवर्तक दिए गए हैं और यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं। तो कोलरिज जो है वो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, एलियट नरव्यक्तिकता, रिचर्ड्स मूल सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में सही का चयन करें। तो जो हमारी स्थापना है वो क्या है? भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। और जो इसका तर्क है वो है, लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मुझे तो इसमें दोनों सही नजर आते हैं, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य तो लोक मंगल की भावना ही होता है और लोकहित भक्ति का काव्य और उद्देश्य भी मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो इसमें जो है बी सही है। तो अब इसकी व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं। भक्ति काल मुख्यतः 2 भागों में बटा है, पूर्व भक्ति काल और उत्तर भक्ति काल। भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण एवं सामान्य जनमानस के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना। भक्ति काल की कविताएं लोक मंगल के प्रति समर्पित थी। भक्ति काल में काव्य परंपरा की 3 शाखाएं सगुण भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा तथा सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा प्रचलित थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में हमारी स्थापना दी गई है, योगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और इसका जो तर्क है वो दिया गया है, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। तो इसमें भी दोनों सही नजर आते हैं, तो देख लेते हैं। बिल्कुल डी इसमें सही है। ये जो दोनों तर्क दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। योगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता की मूल प्रेरणा वेदना है, अतः दोनों सही है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में जो स्थापना है वो है, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित थी। और तर्क है, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे।
भारतेंदु युगीन काव्य धारा राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित जरूर थी, लेकिन जो इसके सभी कवि हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। तो ए सही और आर गलत। बी, बिल्कुल इसका जो आंसर है वो बी है। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित थी, ये सही है, लेकिन सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। अब 24वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो हमारी स्थापना है वो है हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं, और इसका तर्क है हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। तो मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे हैं, बिल्कुल इसमें ए सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक काल के कवियों में हिंदी में अस्तित्ववाद कुछ कवियों ने ही अपनाया है। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध नहीं है। अब 25वां प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, और जो इसका तर्क है वो है स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। तो इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है सी सही है, ए गलत और आर सही है। तो इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं, लेकिन नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति सिर्फ स्त्री लेखिकाएं ही नहीं कर सकती हैं। अतः ए गलत और आर सही है, ये वाला सही है। 26वां प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, हंस। तो जो इसमें सही है वो सी है। सबसे पहले बंगदूत है, फिर हिंदी प्रदीप है, फिर ब्राह्मण है और फिर हंस पत्रिका है। नीचे इनके प्रकाशन वर्ष और संपादक दिए गए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो जो बंगदूत पत्रिका है वो साप्ताहिक थी और 1829 में प्रकाशित हुई। कलकत्ता से प्रकाशन होता था इसका, और इसके जो संपादक हैं वो है राजा राममोहन राय। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी 1877, इलाहाबाद बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण मासिक पत्रिका थी 1883, कानपुर प्रताप नारायण मिश्र। हंस मासिक पत्रिका थी 1930, बनारस प्रेमचंद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। तो जिसका सही आंसर है वो है डी। सबसे पहले परीक्षा गुरु है, फिर कंकाल है, फिर शेखर एक जीवनी है और फिर सूरज का सातवां घोड़ा है। तो अब चलते हैं अगले पेज पर, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो आगे दी गई है। यहाँ उपन्यास है, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है और यहाँ पर उपन्यासकार है। तो जो परीक्षा गुरु है वो 1882 की रचना है और उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास। कंकाल 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। शेखर एक जीवनी 1941, अज्ञेय। सूरज का सातवां घोड़ा 1952, धर्मवीर भारती। अगला जो प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। तो जो सबसे पहले हमारे आते हैं वो आते हैं गारसा दत्तासी, फिर आते हैं शिव सिंह सेंगर, और उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु, और फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा डी सही है। गारसा दत्तासी इस्तिवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज।
यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर शिव सिंह सरोज है और ये है 1883 ईस्वी। मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। 29वां प्रश्न है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। तो इसका जो सही क्रम है वो यही है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार है। ये सभी जो नाटक हैं ये मोहन राकेश के ही नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश, लहरों के राजहंस 1963 मोहन राकेश, आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश, पैरों तले जमीन 1975 मोहन राकेश। पैरों तले जमीन जो नाटक है वो अधूरा था और इसे बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया। अब देख लेते हैं 30वें प्रश्न को, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का काटा, परिंदे। तो इसका जो सही क्रम है वो बी है। सबसे पहले बुद्धू का काटा, पूस की रात, बुद्धू का काटा, पूस की रात, यहाँ पर रात है, पत्नी और परिंदे। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। बुद्धू का जो काटा है वो 1914 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नाटक नहीं है, सॉरी, ये कहानियां हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पूस की रात 1930 ईस्वी, प्रेमचंद की कहानी है। पत्नी 1936 ईस्वी, जैनेन्द्र की कहानी है। और परिंदे 1956 ईस्वी, निर्मल वर्मा की कहानी है। अब देख लेते हैं 31वें प्रश्न को, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर जितनी भी दी गई हैं वो सारी आत्मकथाएं हैं और हमें इनका बताना है कि इनका जो क्रम है हमें वो बताना है। तो यहाँ पर है अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी। सबसे पहले है अर्धकथा, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, आज के अतीत। तो इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। जो अर्धकथा है वो 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई और जो इसके लेखक हैं वो हैं बनारसी दास जैन। अपनी खबर 1960 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन। आज के अतीत 2003, भीष्म साहनी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। तो इनका हमें अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही है वो बी है। सबसे पहले है प्रिय प्रवास, फिर साकेत है, फिर कामायनी है और फिर लोकायतन है। तो इसकी जो व्याख्या है हम वो देख लेते हैं। प्रिय प्रवास 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो लेखक हैं वो है हरिओध। साकेत 1931 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त। कामायनी 1936 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। लोकायतन 1964 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत। और यहाँ पर इनके निधन और जन्म और निधन वर्ष भी दिए गए हैं। जो हरिओध है वो है 1865 से 1947। मैथिली शरण गुप्त है 1886 से 1964। जयशंकर प्रसाद है 1979 से 1937, 1879 से 1937। और सुमित्रा नंदन पंत है 1900 से 1977 ईस्वी। अब 33वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? तो हमें इन प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम बताना है कि अलंकारिकता किसमें थी, इतिवृत्तात्मकता किसमें थी, छंदवाद कब था और शोषण का विरोध कब हुआ। हमें इनके काल क्रमानुसार इनको लगाना है।
तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है। अलंकारिकता जो थी वो रीतिकाल में थी, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी काल में थी, और शोषण का विरोध प्रगतिवाद में हुआ, और छन्नवाद जो है वो नई कविता की प्रवृत्ति है। देखिए, अलंकारिकता रीतिकाल, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी काल, शोषण का विरोध प्रगतिवाद और छन्नवाद नई कविता। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादकों के सही अनुक्रम क्या है? धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। तो इनका जो सही क्रम है वो है सी। सबसे पहले है शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। तो इनके जो व्याख्या है वो हम देख लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान 1918 से 2000 ईस्वी, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, नंद दुलारे वाजपेयी 1906 से 1967, नामवर सिंह 1926 से 2019। आलोचना पत्रिका 1951 त्रैमासिक पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, धातुसेन प्रसादांत। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त प्रपंच बुद्धि दुखांत। जयशंकर प्रसाद राजश्री कोमा दुखांत। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी चाणक्य सुखांत। तो इसमें जो सही संगत है वो है ए, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त धातुसेन और प्रसादांत। जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही अनुक्रम जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त धातुसेन प्रसादांत है। अब देख लेते हैं 36वें प्रश्न को। 36वां जो प्रश्न है वो है, कौन सा युग्म संगत है? साहित्य लहरी पद्माकर, लोकायतन निराला, एक कंठ विस्पाई नागार्जुन, वैराग्य संदीपनी। तो जो इसमें संगत है वो है डी, वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो साहित्य लहरी है वो सूरदास की रचना है, लोकायतन जो है वो पंत जी की रचना है, एक कंठ विस्पाई जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना है, और वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। अब 37वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद और भुक्तिवाद। तो हमें बताना है कि ये सिद्धांत किसके हैं, तो यानी हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो जो उत्पत्तिवाद है वो है भट्ट लोल्लट की। अनुमितिवाद जो है वो है शंकुक की। अभिव्यक्तिवाद जो है वो अभिनव गुप्त की है, और भुक्तिवाद जो सिद्धांत है वो है भट्टनायक। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट ठीक बैठता है वो है सी। नीचे हम देख भी लेते हैं कि कौन सा हमारा सही है। यहाँ पर आचार्य है, यहाँ पर सिद्धांत है, दार्शनिक मत है और संयोग है। भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन उत्पाद्य उत्पादक संबंध। श्री शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन, इनका जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन। अनुमाप्य अनुमापक। भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद, इसका जो दार्शनिक मत है वो है सांख्य दर्शन, और इसका जो संयोग है वो है भोज्य भोजक। अभिनव गुप्त, इनका जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद, और दार्शनिक मत है शैव दर्शन, और संयोग है व्यंग्य व्यंजक। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अड़तीसवां प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो।
तो जो खुमान रासो है वो है दलपति विजय की रचना। परमाल रासो है वो है नरपति नाले की रचना। और बीसल देव रासो है, परमाल रासो है वो जगनिक की रचना है, जगनिक। और बीसल देव रासो है नरपति नाले की रचना। और पृथ्वीराज रासो है चंद बरदाई। तो इस हिसाब से हमारा एक कूट ठीक होता है। खुमान रासो जो है, परमाल रासो, नरपति नाले, हाँ जी बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। जो खुमान रासो है वो दलपति विजय की रचना है। परमाल रासो जगनिक, बीसल देव रासो नरपति नाले, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। अब देख लेते हैं 29वें प्रश्न को। अब देख लेते हैं 39वें प्रश्न को। यहाँ भी हमें सुमेलित ही करना है। यहाँ पर ये नाटक दिए गए हैं और यहाँ पर इनके लेखक दिए गए हैं, तो हमें मिलान करना है कि कौन सा नाटक किसका है। राज्यश्री तो हमें पता है यह है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और यमगाथा जो है वो दूधनाथ सिंह की रचना है। राम की लड़ाई जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। और साच कहूं तो प्रभाकर क्षोत्रिय। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट सही होता है वो होता है डी। अब इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। जो राजश्री है वो 1915 की रचना है। और जो नाटक किसका है, ये नाटक यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। राम की लड़ाई 1979 लक्ष्मी नारायण लाल। यम गाथा 1990 दूधनाथ सिंह। साच कहूं तो प्रभाकर क्षोत्रिय। अब देख लेते हैं 40वें प्रश्न को। यहाँ भी हमें सुमेलित ही करना है। यहाँ पर पंक्ति दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें मिलान करना है कौन सी पंक्ति किसकी है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये जो पंक्ति है ये है मीराबाई की। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, तो जो यह पंक्ति है ये है सूरदास की। अब लो नसानी अब न नसे हो, तो जो ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है। अव्वल अल्लाह है नूर उपाया कुदरत, तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है कबीर की। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट सही होता है वो होता है ए। बसो मोरे नैनन में नंदलाल मीराबाई, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो सूरदास। अब लो नसानी अब न नसे हो तुलसीदास। अव्वल अल्लाह है नूर उपाया कुदरत के सब बंदे कबीरदास। अब देख लेते हैं 41वें प्रश्न को। यह भी सुमेलित कराने वाला प्रश्न है। इसमें कुछ दिए गए हैं, हमें बताना है कि स्वर ध्वनियां कौन सी हैं, तालव्य कौन सी हैं, अल्पप्राण कौन सी हैं और घोष कौन सी हैं। तो जो हमारा कूट इसमें सही बैठता है वो है डी, सही बैठता है। तो जो हमारी स्वर ध्वनियां हैं वो हमें पता है कि जो स्वर होते हैं हमारे, स्वर कौन सी पंक्ति में है, इसमें है। और जो तालव्य ध्वनियां हैं वो हैं च छ जय झ। अल्प प्राण जो ध्वनि है वो है कै ख कै घ। अल्प प्राण ध्वनि है ये वाली, ये गलत हो गया। घोष ध्वनि जो है वो घोष ध्वनियां है घ छ ध भ। घ छ ध भ, ये छ और ये बी। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में सही दिया गया है।
जो स्वर ध्वनियां हैं वो है, जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वर ध्वनियां ही तो हैं। तालव्य ध्वनियां है च, छ, ज, झ। अल्प प्राण ध्वनियां है कै, तै, पै, टै। घोष ध्वनियां है घ, छ, ध, भ। अब देख लेते हैं 42वें प्रश्न को। 42वां प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें मिलान करना है कि कौन सा सिद्धांत किसके साथ मैच करता है। तो जो क्रोचे हैं इनका जो सिद्धांत है वो है अभिव्यंजनावाद। रिचर्ड्स का है संप्रेषण सिद्धांत। कोलरिज का है कल्पना सिद्धांत। और इलियट का है नरवैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट सही होता है वो बी सही होता है। क्रोचे कौन से सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? अभिव्यंजनावाद के। रिचर्ड्स हैं संप्रेषण सिद्धांत के। कोलरिज हैं कल्पना के। और इलियट है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अब देख लेते हैं 43वें प्रश्न को। 43वें प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा उदाहरण रचनाकार के संबंध में सुमेलित है। यहाँ पर पंक्ति दी गई है और यहाँ पर इनका भी हमें मिलान करना है। संत हृदय नवनीत समाना जो पंक्ति है यह किसकी है? यह तुलसीदास की पंक्ति है। काहे रे नलनी तू कुम्हालिनी ये जो पंक्ति है ये कबीर दास की है। और अमिये हलाहल मद भरे ये जो पंक्ति है ये रसलीन की है। मेरी भव बाधा हरो ये जो पंक्ति है ये बिहारी की पंक्ति है। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट ठीक होता है वो होता है ए। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास। काहे रे नलनी तू कुम्हालिनी कबीर। अमिय हलाहल मद भरे रसलीन। मेरी भव बाधा हरो ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है बिहारी की। अब देख लेते हैं 44वें प्रश्न को। इन बोलियों को उनके बोली के क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है कि कौन सी बोली कहाँ, कौन सी बोली का क्षेत्र कौन सा है। तो जो ब्रज भाषा है वो अलीगढ़ इसका क्षेत्र है। भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो है छपरा। और मैथिली का जो क्षेत्र है वो है दरभंगा। और अवधी का जो क्षेत्र है वो है सुल्तानपुर। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट ठीक होता है वो होता है बी। अब देख भी लेते हैं। ब्रज भाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। अब 45वें प्रश्न को देख लेते हैं। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आचार्य दिए गए हैं और यहाँ पर उनके द्वारा रची गई रचना दी गई है। तो हमें इनको सुमेलित करना है। तो जो चिंतामणि है वो चिंतामणि की जो रचना है वो है कवि कुल कल्पतरु। मतीराम की जो रचना है वो है ललित ललाम। और केशवदास की जो रचना है वो है नक्षिक वर्णन। और भिखारी दास की जो रचना है वो है काव्य निर्णय। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट ठीक होता है वो होता है डी। अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु। मतीराम की रचना है ललित ललाम। केशव की रचना है नक्षिक। भिखारी दास जी की रचना है काव्य निर्णय। और आगे क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। आगे तो पैराग्राफ है, उनमें से हमें क्वेश्चन छांटकर लिखने होते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए। ये तो आसानी से हो जाता है। वैसे पैराग्राफ है, इसमें से देखकर क्वेश्चन हमें करने होते हैं। हो जाता है, कुछ अपने विवेक पर भी आधारित होते हैं। अब आगे भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये है आगे। अगर आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं।
और ये इनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। कविता का राग छंद से तृप्त होता है, यह कथन भ्रामक है, यह कथन सही है? तो इसका जो आंसर बी है। इसकी व्याख्या में चलिए देख लेते हैं क्या है। कविता का राग विश्व का अंतरतम संगीत है। कविता आनंद का रोमहास तथा सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतरस्थ हस्तस्पंदन अधिक गंभीर, परिपुष्ट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा से कविता का राग छंद तृप्त होता है। अगला प्रश्न है, कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन उचित है? तो सी इसका सही है, अनुचित है। कविता पिंजर बंद कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से बंधा कुंठित होता है, जिससे कविता स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास नहीं कर पाती। यह सर्वथा अनुचित है। और अगला प्रश्न है इसमें, राग और कल्पना में क्या संबंध है? परस्पर, तो इसका जो आंसर है वो ए है, परस्पर अभिन्न है। राग और कल्पना एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। कविता के राग का प्रभाव शक्ति जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण होती है तथा राग ध्वनि लोक की कल्पना तथा कार्य भाव जगत में कल्पना करती है। और अगला क्वेश्चन है, छंद के इंगित से कविता का राग बाधित होता है, कुंठित होता है, स्पष्ट होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है? तो इसमें सी है, स्पष्ट होता है। कविता का राग छंदों के इंगित से तृप्त तथा प्रभावित होकर अपनी उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता है, यानी स्पष्ट होता है। और इसमें जो 50वां क्वेश्चन है वो है, भाषा का संगीत किसकी उपकारक है? कल्पना का, भावों के संगीत का? तो इसमें जो आंसर है वो छंद का है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत तथा भाषा के संगीत का पूर्ण परिस्फुट होना छंदों का उपकरण होना चाहिए। तो आज का जो ये प्रश्न पत्र है हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। मैंने पूरे 50 क्वेश्चन इसमें कराए हैं। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2006 के प्रश्न पत्र के साथ। और अब एक प्रश्न पत्र ही बिल्कुल पूरा कराया करूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।